हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल RK गुरु डिजिटल इंडिया। आज का टॉपिक है पाचन तंत्र। इस वीडियो का मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं अभी तक तो आप उनको ज़रूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो समझ में आ सके। इसी के साथ ये भी याद रखिएगा कि मुख में पचा हुआ भोजन बोलस कहलाता है। ये भी पूछा गया है, तो बोलस क्या होता है मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि आप रोटी सब्जी खा रहे हैं, रोटी को आपने सब्जी से मिलाया और मुंह में डाला, और जैसे ही आप उसे दांतों से चबा रहे हैं, तो दांतों से जब आप उसको चबाओगे उसके बाद क्या होगा, उसमें लार मिल जाएगी। तो लार मिल गई, लेकिन जैसे ही आप उसे निगल रहे थे आपको एहसास हुआ कि इसमें बाल है, आपके गले में अटक गया। तो आप क्या करोगे, उसको तुरंत उगल दोगे। तो आप जब उगलोगे ना तो ही बोलस है। तो बोलस क्या है, जब भी हम मुंह में भोजन डालते हैं, उसको चबाते हैं और उसमें लार मिल जाती है, तो उसी को बोलस कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है। तो मुख में पचा हुआ भोजन बोलस कहलाता है। तो मुंह के बाद वो भोजन क्या होगा, ग्रास नली की सहायता से यानी कि फूड पाइप की सहायता से अमाशय में जाएगा। तो ग्रास नली, जिसे ईसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं, ये पूर्णतः मांसपेशी से बनी संरचना होती है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी सकरी नली होती है जो कि अमाशय में खुलती है। तो इसका काम क्या है, तो इसका काम है कि जो भी भोजन हम मुंह में डाल रहे हैं उसको अमाशय तक पहुंचाना। तो यह केवल भोजन को अमाशय तक पहुंचाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती, यानी कि हमारी ग्रास नली में, फूड पाइप में पाचन की क्रिया नहीं होती। ये केवल क्या काम करती है कि जो भी भोजन हमने मुंह में डाला उसको अमाशय तक पहुंचाती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो भी हम भोजन करते हैं तो इसमें कर्माकुंचन क्रिया के कारण भोजन नीचे सरकता है। तो ये कर्माकुंचन क्रिया क्या है, तो जो भी हम भोजन करेंगे, अगर फूड पाइप से सीधा ही भोजन अमाशय में चला जाएगा तो क्या होगा, जो भी हम भोजन कर रहे हैं सीधा जाकर अमाशय में टकरा रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे एक ही बार में अमाशय में गिर जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। जो ये फूड पाइप है ये क्या करती है, भोजन को धीरे धीरे नीचे की ओर सरकाती है। तो इसी को कर्माकुंचन क्रिया कहते हैं। तो जैसे हम जब टूथपेस्ट करते हैं ना, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, पहले पीछे से दबाते हैं, फिर आगे से दबाते हैं और उसके मुंह के पास दबाते हैं, तब वो टूथपेस्ट निकलता है ना। ठीक उसी प्रकार ये ग्रास नली क्या करती है, भोजन को धीरे धीरे नीचे की ओर सरकाती है। इसका काम क्या है, भोजन को मुंह से अमाशय तक पहुंचाना। तो ग्रास नली के बाद अब भोजन कहाँ पर आएगा, अमाशय यानी कि स्टमक में आएगा। तो मुख गुहा के बाद ग्रास नली से होते हुए भोजन सीधा अमाशय में पहुंचता है। और अमाशय आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है जो कि एक थैली नुमा होता है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा अमाशय है जिसे हम पेट कह देते हैं। तो अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। तो सबसे ज्यादा देर तक भोजन कहाँ पर रहता है, हमारे अमाशय यानी कि पेट में रहता है। लगभग कितने घंटे तक रहता है, तो लगभग 4 घंटे तक भोजन पेट में रहता है। और जो ये अमाशय है ना, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 भाग में, तो इसका जो ये ऊपर वाला भाग है इसे कहते हैं कार्डियक पार्ट, बीच वाले भाग को फंडिक पार्ट कहते हैं और नीचे वाले भाग को पाइलोरिक रीजन कहते हैं। जो ये पाइलोरिक भाग है ना, ये छोटी आंत से जुड़ जाता है। तो अमाशय को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ऊपर वाले भाग को जो हृदय के नजदीक होता है उसे कार्डियक पार्ट कहते हैं, बीच वाले भाग को फंडिक पार्ट कहते हैं और सबसे नीचे वाले भाग को जो कि छोटी आंत से जुड़ जाता है उसे पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। कि तीनों पार्ट के नाम याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट देखते हैं, कार्डियक पार्ट। तो जब भोजन ग्रास नली से कार्डियक पार्ट में पहुंचता है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सेंटिक सेल से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और ये क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो जो भी हमने भोजन खाया था, तो सबसे पहले हमारे मुंह में जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है। लेकिन फिर भी कई बैक्टीरिया नहीं मर पाते, तो वो बैक्टीरिया यहाँ पर आकर मर जाते हैं
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आकर मर जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत खतरनाक होता है। इतना खतरनाक है तो क्या ये हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचाता? क्योंकि हमारे पेट की थैली में है, तो क्या ये इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा? तो इसको नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाता क्योंकि जो हमारा स्टमक है ना, जो हमारा पेट है, इसकी दीवारों पर, अमाशय की दीवारों पर एक चिपचिपा आवरण पाया जाता है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो स्टमक है ना, इसकी दीवारों पर एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली पाई जाती है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये क्षारीय प्रकृति की होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हमारे पेट को, स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और भोजन को अम्लीय बना देता है। क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति का है, तो ये भोजन को क्या करता है? अम्लीय बना देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। उसके बाद क्या होगा? भोजन आगे बढ़ेगा, फंडिक पार्ट में जाएगा। तो हमारे अमाशय का जो फंडिक भाग है ना, ये भोजन को अधिक समय तक अमाशय में रोक कर रखता है और इसमें रूगे नामक संरचना पाई जाती है। जो आप ये देख रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है? रूगे कहा जाता है। कई लोग इसको रूजी पढ़ देते हैं, पर इसे रूगे कहा जाता है। तो हमारे अमाशय में रूगे नामक संरचना पाई जाती है और ये कांटे नुमा संरचना होती है। कई बार क्या होता है, जब आप खाली पेट होते हैं, यानी कि भूखे होते हैं, तो यही जो रूगे है ना, आपके स्टमक में चुभने लगता है। जब आपको बहुत जोर से भूख लगी होती है, यानी कि आपने बहुत देर से खाना नहीं खाया होता, तो आपके पेट में चुभन होती है। तो वो चुभन किसके कारण होती है? तो इसी रूगे के कारण होती है। और ये रूगे क्या करता है? तो ये पेट की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाता है। तो जब हम भोजन कर लेते हैं तो हमारा पेट फूल जाता है। ये पेट फूलता कैसे है? तो यही जो रूगे है ना, ये पेट के क्षेत्रफल को बढ़ाता है ताकि भोजन को अपने में समा ले। तो इसीलिए क्या करता है? एक्सपेंड करता है, पेट के क्षेत्रफल को बढ़ाता है ताकि भोजन को समायोजित किया जा सके। और ये भोजन को काफी देर तक रोक कर रखता है। उसके बाद भोजन आगे बढ़ता है। तीसरा भाग है पाइलोरिक भाग। तो पाइलोरिक वाले भाग में जठर ग्रंथि होती है जिससे जठर रस निकलता है। तो ये पूछा जाता है, जठर रस कहाँ से निकलता है? तो पाइलोरिक ग्रंथि, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कह देते हैं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। तो ये जठर रस क्या करता है? तो जठर रस में दो एंजाइम होते हैं, एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। तो दोनों ही याद रखिएगा। अमाशय में दो प्रकार के एंजाइम आपको याद रखने हैं, पेप्सिन और रेनिन। तो इनका काम क्या है? तो पहला जो एंजाइम है पेप्सिन, ये क्या करता है? तो ये सामान्यतः प्रोटीन का पाचन करता है। जो भी हमने खाना खाया उसमें जो प्रोटीन है ना, उसका पाचन करता है पेप्सिन। ये क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। तो प्रोटीन से अगर हमें ऊर्जा चाहिए तो उसे अमीनो अम्ल में बदलना होगा। तो जो ये पेप्सिन है, ये क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। उसके बाद आगे चलकर ये पेप्टोन्स अमीनो अम्ल में बदलेंगे, लेकिन पहले अमाशय में जो ये पेप्सिन एंजाइम है, ये क्या करता है? ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। और दूसरा एंजाइम है रेनिन। तो यह दूध को पचाने में सहायक होता है और ये विशेष प्रकार का एंजाइम है जो बच्चों में ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, वो दूध ही पीते हैं। तो ये दूध में मौजूद जो कैसीन प्रोटीन होता है ना, उसे कैल्शियम पैराकैसिनेट के रूप में बदल देते हैं। तो दूध में जो प्रोटीन होता है कैसीन, ये जटिल अणु होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है। तो रेनिन क्या करता है? उसे सिंपल मॉलिक्यूल्स कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। तो कैल्शियम पैराकैसिनेट क्या है? तो एक तरह से ये दूध को दही में बदल देता है। तो ये भी पूछा जाता है, दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो रेनिन। आप देखते होंगे कि जब भी जो छोटा बच्चा होता है उसे दूध पिलाया जाता है, अगर वो ज्यादा दूध पी ले तो जब वो उल्टी करता है तब वो दूध नहीं रहता, वो एक प्रकार से दही बन जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी बच्चे दूध पीते हैं और दूध पीकर उल्टी कर देते हैं, तो जैसे उन्होंने दूध पिया था वैसा दूध नहीं निकालते, वो क्या निकाल देते हैं? तो एक प्रकार से दही निकाल देते हैं। तो दही कैसे बन जाती है? तो इसी एंजाइम के कारण, रेनिन एंजाइम के कारण। क्योंकि जो रेनिन एंजाइम है, दूध में जो प्रोटीन है कैसीन, उसको किस में बदल देता है? कैल्शियम
पैराकैसिनेट में बदल देता है। तो ये दूध को दही में बदल देता है। कौन सा एंजाइम? रेनिन एंजाइम। तो अमाशय के बाद भोजन आगे बढ़ता है और कहाँ पर जाता है? तो छोटी आंत में पहुंचता है। पहले हमने भोजन खाया तो मुंह से ग्रास नली से होते हुए अमाशय में पहुंचा, और अमाशय के बाद ये भोजन किस में जाएगा? तो छोटी आंत में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो जो हमारी पूरी आहार नाल है, मुंह से लेकर गुदा द्वार तक, उसमें सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो छोटी आंत ही होती है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर यानी कि 20 से 23 फुट होती है। जो हमारी पूरी आहार नाल है, इसकी लंबाई लगभग 32 फीट होती है। तो इस 32 फुट में 20 से लेकर 23 फुट तक तो हमारी छोटी आंत ही होती है। तो इसीलिए हमारी आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत। तो अमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, जहां भोजन के पाचन तथा अवशोषण की क्रिया होती है। तो संपूर्ण आहार नाल की लंबाई मैंने आपको बताया कि लगभग 9 मीटर या 32 फीट होती है, जिसमें से 20 से 23 फीट लंबी तो हमारी छोटी आंत ही होती है। तो पाचन संबंधित सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में होते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन ज्यादा देर तक तो हमारे अमाशय में रहता है, लेकिन अमाशय से निकलने के बाद जो पाचन संबंधित सबसे अधिक क्रिया होती है ना, वो छोटी आंत में ही होती है। अब जो भी भोजन हमने किया है जो कि सरल अणुओं में परिवर्तित नहीं हुआ है, वो क्या होगा? छोटी आंत में सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए पाचन संबंधित सबसे अधिक कार्य किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत कहने को छोटी है, लेकिन ये 20 से 23 फुट लंबी है। तो इसीलिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को कहते हैं, यानी कि शुरुआती भाग को कहते हैं, जो अमाशय से जुड़ी होती है, उसे कहते हैं ड्यूडेनम। मध्य वाले भाग को कहते हैं जेजुनम, और जो आखिरी भाग है उसे इलियम कहते हैं। तो इनका इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम सेम है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो DJI, इसे आपको याद होना चाहिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, 3 भागों में विभाजित है, DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जब भोजन अमाशय से छोटी आंत में आता है ना, तो छोटी आंत का एक नखरा होता है। वो कहती है कि मैं अम्लीय भोजन को नहीं पचाऊंगी। लेकिन जो भोजन है हमारे पेट में क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। उसने क्या किया? भोजन को अम्लीय बना दिया। लेकिन छोटी आंत कह रही है कि मैं अम्लीय भोजन को अपने यहाँ से गुजरने नहीं दूंगी। तो अब क्या होगा? तो अब यहीं पर जो बाकी की ग्रंथियां हैं, जैसे लीवर है, पित्ताशय है, इनका काम आएगा। तो लीवर क्या करेगा? जो अम्लीय भोजन है इसको क्षारीय करेगा। तो लीवर के बारे में डिटेल में यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा फोकस पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो ग्रंथि वाले चैप्टर में हम लीवर के बारे में पढ़ लेंगे। वहाँ पर हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे ना, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर यहाँ पर हम इतना देख लेते हैं कि लीवर का काम क्या है पाचन तंत्र में। तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये पित्त रस यानी कि बाइल जूस का निर्माण करता है, और इसे पित्ताशय गाल ब्लैडर में संग्रहित कर देता है। तो यकृत क्या करता है? ये पित्त रस बनाता है, और बनाकर जो ये हरे रंग का गाल ब्लैडर है ना, पित्ताशय है, इसमें स्टोर कर देता है। आप जो ये देख रहे हैं ये लीवर है। लीवर के पीछे की ओर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, लीवर के पीछे की ओर जो ये हरे कलर का है, ये क्या है? ये गाल ब्लैडर है। तो इसमें क्या होता है? लीवर क्या करता है? पित्त को बनाता है और पित्ताशय में स्टोर कर देता है। पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर अपने आप से पित्त को नहीं बना पाता। पित्त बनाता कौन है? लीवर बनाता है। लेकिन जो भी ये पित्त है, ये स्टोर किस में करता है? गाल ब्लैडर में करता है। तो पित्ताशय नाशपत्ती के आकार की थैली होती है, जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा होता है। और जो ये पित्त है, ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। तो क्षारीय द्रव तो होगा क्योंकि हमने देखा कि पेट में जो भोजन है वो अम्लीय है। अब उसे छोटी आंत में जाना है तो पहले क्षारीय होना पड़ेगा। तो इसीलिए यकृत क्या बनाता है? पित्त रस बनाता है, जो कि पीले हरे रंग का होता है, और ये क्षारीय द्रव होता है, जिसका औसतन pH मान 7.7 होता है, और ये भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। तो कई बार क्या होता है कि पित्ताशय में पत्थरी का निर्माण हो जाता है, और ये
ठीक नहीं हो सकता, जिसके कारण क्या होता है कि पूरे पित्ताशय को काट कर निकाल दिया जाता है। आपने सुना होगा कि कई लोगों के पथरी हो जाती है गॉल ब्लैडर में। उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर इस पित्ताशय को यानी कि गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं, तो इससे व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जो पित्त है वो बनाता कौन है, तो लीवर बनाता है। पित्ताशय का काम क्या था, उसको स्टोर करना। अब क्या होगा, जब पित्ताशय निकल जाएगा तो जो पित्त रस है, बाइल जूस है, ये यकृत से सीधा छोटी आंत में चला जाएगा। अब यहाँ पर जिसका पित्ताशय निकल गया, अब उसके पास गॉल ब्लैडर तो है नहीं जहाँ पर इस बाइल जूस को स्टोर किया जा सके, तो क्या होगा, अब सीधा ही बाइल जूस छोटी आंत में चला जाएगा। इसीलिए जो डॉक्टर होते हैं जिनका पित्ताशय निकल जाता है, उनको थोड़े थोड़े अंतराल में खाने के लिए कहते हैं। तो जो ये पित्त है ना, ये 2 प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है। जो हमने पढ़ा बाइल जूस जो कि लीवर बनाता है, ये 2 प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है। पहला है पित्त लवण यानी कि बाइल सोल्ट। यह सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, जो कि फैट को, वसा को तोड़ने का कार्य करता है। तो जो ये बाइल जूस है, पित्त रस है, ये 2 चीजों से मिलकर बना है, पित्त लवण और पित्त वर्णक यानी कि बाइल पिगमेंट। तो जो ये पित्त वर्णक है, इसका काम क्या है, तो ये पित्त को कलर प्रदान करती है, उसको रंग देती है। हमने पढ़ा था पित्त का रंग क्या है, पीले हरे रंग का होता है। तो पित्त वर्णक में 2 चीजें होती हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। तो बिलिरुबिन क्या करता है, पित्त को पीला रंग देता है, और बिलिवर्डिन पित्त को हरा रंग देता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पित्त होता है पीले हरे रंग का होता है। तो जो ये बिलिरुबिन है ना, इसका निर्माण शरीर के ऊतकों और खून में होता है। आमतौर पर जब किसी कारणों से लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती हैं, आरबीसी टूट जाती है, तो पीले रंग के बिलिरुबिन का निर्माण होता है, और बिलिरुबिन लीवर से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन जब किसी कारणों से यह खून से लीवर में नहीं जाता, तो लीवर द्वारा यह फिल्टर नहीं होता और शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, पीलिया हो जाता है, क्योंकि बिलिरुबिन ही पीला रंग प्रदान करता है। तो जब ये फिल्टर नहीं हो पाता और हमारे शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है। तो हमने पढ़ा कि अमाशय से भोजन को छोटी आंत में जाना था, लेकिन उससे पहले उसका क्षारीय होना जरूरी था। तो क्या हुआ, लीवर ने पित्त निकाला और वो पित्त भोजन में मिल जाएगा, तो भोजन को क्या कर देगा, क्षारीय कर देगा। उसके बाद जैसे ही भोजन छोटी आंत में प्रवेश कर रहा होता है, तो छोटी आंत का ऊपर वाला भाग क्या होता है, ड्यूडेनम। तो यहीं पर पेनक्रियास यानी कि अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। तो अग्नाशय ग्रंथि भी क्या करती है, अपने अंदर से एंजाइम निकालती है। तो इसे अग्नाशयी रस यानी कि पेनक्रियाटिक जूस कहा जाता है, और यह भी क्षारीय द्रव होता है। इसका पीएच मान भी 7.8 से लेकर 8.3 तक होता है। तो जो अग्नाशय द्वारा एंजाइम निकलता है ना, ये तीनों प्रकार के जो मुख्य भोज्य पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, तीनों को पचाने के लिए इसमें से एंजाइम निकलते हैं, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो अग्नाशय में से जो रस निकलता है, जो एंजाइम निकलता है, उसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों को पचाने में सहायक होता है, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो अग्नाशय से यानी कि पैनक्रियास से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। शॉर्ट में हम इन्हें याद करते हैं लैट, LAT। L से लाइपेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। तो तीनों ही एंजाइम पैनक्रियास से निकलते हैं। तो लाइपेज क्या करता है, प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। हमने पढ़ा था कि अमाशय में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, जिसने प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया था। अब उसके बाद क्या होगा, वही पेप्टोन के ये पॉलीपेप्टाइड में बदल देगा, यानी कि और सिंपल कर देगा। तो लाइपेज क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और उसे शर्करा में बदल देता है। तीसरा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है,
ये फैट का पाचन करता है तो ये वसा को वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड में बदल देता है। तो पैनक्रियाज द्वारा जो ये एंजाइम निकलते हैं ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों का पाचन करते हैं, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, तो हम छोटी आंत के बारे में पढ़ रहे थे ना कि छोटी आंत में भोजन आने से पहले इसमें अलग अलग ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम छोड़े जाते हैं और अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदल दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, भोजन छोटी आंत में आता है और छोटी आंत को भी मैंने आपको बताया था कि 3 भागों में विभाजित किया गया है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जो ड्यूडेनम है ना, ये अमाशय के बाद एक यू की तरह इसकी संरचना होती है जिसमें यकृत तथा अग्न्याशय खुलते हैं। तो हमने पढ़ा कि लीवर के द्वारा जो एंजाइम है वो भी इसमें मिलाए जाते हैं और पैनक्रियास भी अपने एंजाइम को छोड़ता है। तो ड्यूडेनम में ये दोनों मिलते हैं, इसीलिए इसकी जो संरचना देखने को मिलती है यू की तरह इसकी संरचना देखने को मिलती है। और जो ये एंजाइम लीवर और पैनक्रियास के द्वारा मिलाए गए थे, इसके कारण क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। उसके बाद जेजुनम में क्या होता है, तो ड्यूडेनम के आगे वाले भाग को जेजुनम कहा जाता है और ये भोजन को छोटी आंत के नीचे वाले हिस्से में पहुंचाने का कार्य करता है। तो जेजुनम में पाचन संबंधित कोई भी रासायनिक कार्य नहीं होता। ये क्या करता है, जो भी भोजन है ना उसको ड्यूडेनम से इलियम तक पहुंचाता है। तो इलियम क्या है, ये छोटी आंत का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जो कि कई घुमावदार नालियों के रूप में पाया जाता है। तो यही इलियम वाला जो भाग है ना, ये क्या करता है, ये एंजाइम स्त्रावित करता है ताकि अब जो भोजन है ये पूरी तरह से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट जाए। ऊपर से हमने देखा कि सबने अपना अपना योगदान दिया। अब जो बचा कुचा है वो काम कौन करेगा, तो छोटी आंत करेगी। छोटी आंत का जो ये इलियम वाला हिस्सा है ये क्या करेगा, एंजाइम स्त्रावित करेगा और इसमें से 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला है इरेप्सिन, दूसरा है सुक्रेज, तीसरा है माल्टेज, चौथा है लैक्टेज और 5वां है लाइपेज। तो जो इरेप्सिन है ना, ये क्या करेगा, तो जो प्रोटीन है ना अब उसको उसका अंतिम रूप यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बदल देगा। तो ये क्या करेगा, पेप्टोन को अमीनो एसिड में बदल देगा। और अमीनो एसिड क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, अब इसको हमारा शरीर अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इरेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्टोन को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद है सुक्रेज एंजाइम, ये क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। तो अगर आपने पोषक तत्व वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर मैंने आपको सुक्रोज, फ्रक्टोज इनके बारे में बताया था। ये कार्बोहाइड्रेट के ही रूप होते हैं, वहाँ पर मैंने आपको समझाया था। तो सुक्रेज एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज का पाचन करता है, ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। उसके बाद है माल्टेज एंजाइम, ये माल्टोज का पाचन करता है और माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। उसके बाद है लैक्टेज एंजाइम, ये लैक्टोज का पाचन करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज में बदल देता है। उसके बाद है लाइपेज एंजाइम, ये क्या करता है, ये वसा का पाचन करता है, ये वसा को वसीय अम्ल यानी कि फैट को फैटी एसिड में बदल देता है। तो इरेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, सुक्रेज सुक्रोज का, माल्टेज माल्टोज का, लैक्टेज लैक्टोज का। ये तीनों तो आसान है। जो लाइपेज है ये याद रखना, ये वसा का पाचन करता है, लाइपेज फैट का पाचन करता है, ये फैट को फैटी एसिड में बदल देता है। तो अब जो भोज्य पदार्थों का पाचन हुआ है इसको हमारा शरीर अवशोषित करेगा ना, अब्जॉर्ब करेगा, तभी तो उसको ऊर्जा मिलेगी। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन संपन्न होने के बाद बचे हुए भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य छोटी आंत में ही मौजूद विली, जिसे विलाई भी कह देते हैं, विली के द्वारा होता है। तो आप ये छोटी आंत के अंदर अंगुली नुमा संरचना देख रहे हैं, इसे विली कहा जाता है। तो ये क्या करता है, भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य करता है। तो विली के कारण छोटी आंत का पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे अवशोषण का कार्य आसानी से किया जाता है। तो जितना भी भोज्य पदार्थों के डाइजेशन का प्रोसेस हुआ ना, उसको इसने क्या किया,
अवशोषित कर लिया। पानी का अवशोषण आगे हम पढ़ेंगे बड़ी आंत में होगा, लेकिन जो भोज्य पदार्थ थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनका जो डाइजेशन हुआ, तो डाइजेशन के बाद अब्जॉर्ब किसने कर लिया? छोटी आंत ने कर लिया। उसके बाद आगे अब हम बड़ी आंत के बारे में पढ़ते हैं। तो बड़ी आंत में भोजन के पाचन संबंधित कोई भी कार्य नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम का निर्माण नहीं होता। इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, इसमें भोजन के पाचन से संबंधित कोई कार्य नहीं होता। तो बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है। तो छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है ना, तो जहां पर छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है उस वाले भाग को सीकम कहा जाता है। और सीकम पेट में दाहिने ओर होता है और इसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। जो आप ये छोटी सी संरचना देख रहे हैं, ये सीकम वाले भाग में पाई जाती है, इसे अपेंडिक्स कहा जाता है। अब ये अवशेषी अंग है, यानी कि हमारे किसी काम का नहीं है। पहले शुरुआत में ये हमारे काम का होता था, पर अब ये अवशेषी अंग बन गया है। तो अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को काट दिया जाता है, काट के बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि अब इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। धीरे धीरे क्या होगा कि आगे चलकर ये जो अपेंडिक्स की संरचना है ना, ये खत्म हो जाएगी। और सीकम के बाद कोलोन प्रारंभ होता है, जिसमें जल का अवशोषण होता है। और बड़ी आंत के कोलोन वाले क्षेत्र में कुछ सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसके द्वारा विटामिन B3, B6, B12 और विटामिन K का निर्माण हमारी बड़ी आंत में होता है। तो विटामिन B3 का, B6 का, B12 और K का निर्माण हमारी बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो रेक्टम वाला क्षेत्र है, जिसे मल द्वार कहा जाता है, यहाँ पर अपचा हुआ भोजन आकर इकट्ठा हो जाता है। और जैसे जैसे यहाँ पर ज्यादा अपचा भोजन इकट्ठा होता जाता है, उसके बाद क्या होता है कि ये गुदा के द्वारा, एनएस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो अपचा भोजन है, अपशिष्ट पदार्थ है, ये गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया। इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भोजन है ना, इसके 3 रूप होते हैं। पहला है बोलस। तो मैंने आपको बताया था कि जो बोलस है, जब हम खाना खाते हैं, दांतों से चबाते हैं, उसके बाद उसमें लार मिला देते हैं ना, तो उसे बोलस कहा जाता है। यानी कि मुंह में पचे हुए भोजन को बोलस कहा जाता है। उसके बाद ये बोलस हमारे पेट में जाता है, और पेट में जब ये जाता है तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है, एंजाइम मिल जाता है। उसके बाद इसे काइम कहते हैं। यानी कि जब हम उल्टी करते हैं तो जो हमारे पेट से निकलता है उसे क्या कहेंगे? उसे काइम कहेंगे। तो मुंह में पचे हुए भोजन को बोलस कहा जाता है, पेट में पचे हुए भोजन को काइम कहा जाता है, और यही काइम जब मलाशय में पहुंच जाता है और गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, उसे काइल कहते हैं। तो ये तीनों नाम याद रखेगा। और मैंने आपको बताया था कि अमाशय के दीवारों पर एक चिपचिपा आवरण पाया जाता है, जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि खतरनाक होता है। तो हमारा अमाशय इसे बचता कैसे है? क्योंकि हमारे अमाशय की स्टमक की दीवारों पर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। और हमने छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पढ़ा था। तो छोटी आंत की जो औसत लंबाई होती है, ये 6 से 7 मीटर होती है। अगर बात करें फुट में, तो 20 से 23 फुट होती है। और बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। बात करें फुट में, तो 5 फुट होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो छोटी आंत है उसकी लंबाई ज्यादा है, पर नाम उसका छोटी आंत है, और जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई कम है, पर इसका नाम बड़ी आंत क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो छोटी आंत है ना, ये भले ही लंबी है, लेकिन इसका जो व्यास है, यानी कि इसकी जो मोटाई है, वो बड़ी आंत की मोटाई से कम है। जो बड़ी आंत है ना, उसका जो रेडियस है, उसकी जो मोटाई है, वो छोटी आंत से ज्यादा है, इसीलिए इसे बड़ी आंत कहते हैं।
तो लंबाई के आधार पर नहीं, इसकी मोटाई के आधार पर इसे छोटी आंत और बड़ी आंत का नाम दिया गया है। तो छोटी आंत की औसत लंबाई 20 से 23 फुट होती है और बड़ी आंत की औसत लंबाई लगभग 5 फुट होती है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मानव पाचन तंत्र में कौन पित्त स्रावित करता है, यानी कि बाइल जूस किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्न्याशय के द्वारा, अमाशय के द्वारा, यकृत या छोटी आंत के द्वारा? तो इसका सही जवाब है बाइल जूस किसके द्वारा निकाला जाता है? यकृत के द्वारा, और पित्ताशय में यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भोजन का पाचन शुरू होता है, तो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, यानी कि मुख से ही शुरू हो जाता है। जब दांतों द्वारा इसको चबाया जाता है और इसमें लार मिल जाती है ना, तो मुख में ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि लार डैश के पाचन में मदद करती है? तो लार बताइए, स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन या वसा किसके पाचन में मदद करती है? तो लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह मानव पाचन तंत्र के अंगों का वह संयोजन है जो किसी भी पाचन क्रिया को पूरा नहीं करता? तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित पाचन तंत्र के अंगों में से कौन से अंगों का समूह है जो पाचन क्रिया नहीं करते? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ग्रास नली में पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, बड़ी आंत में भी भोज्य पदार्थों के पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, यहाँ जल का अवशोषण होता है और मलाशय में तो पाचन की प्रक्रिया होती नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो बताइए, मनुष्य के पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो मुंह में स्टार्च का शर्करा में पाचन होता है टाइलिन के द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो दूध को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है? तो इसका सही जवाब है रेनिन एंजाइम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो बताइए, जब पाचन की प्रक्रिया होती है तो प्रोटीन को किस में बदला जाता है? अमीनो अम्ल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। पहला कथन है कि पचने वाले भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। दूसरा कथन है कि बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी और छोटी होती है। तो इसका सही जवाब होगा कि केवल दूसरा कथन सही है कि पचने वाले भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में नहीं, छोटी आंत में होता है। लेकिन जो बड़ी आंत है ये छोटी आंत की तुलना में चौड़ी है और छोटी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है कि मानव पाचन तंत्र में निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन या गैस्ट्रिन? तो इसका सही जवाब क्या होगा? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन कोई पाचक एंजाइम नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा निकलता है? तो लाइपेज जो वसा का पाचन करता है ये किसके द्वारा, यानी कि कौन सी ग्रंथि के द्वारा निकलता है? तो इसका सही जवाब है अग्न्याशय, यानी कि पैनक्रियाज के द्वारा लाइपेज एंजाइम निकलता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो फूड पाइप से जो भोजन है ये अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो सबसे पहले ये अमाशय के कार्डियक भाग में पहुंचता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि अमाशय में जो भोजन रहता है उसे क्या कहते हैं? स्टमक फूड कहते हैं, डाइजेस्ट फूड कहते हैं, काइम कहते हैं या बोलस कहते हैं? तो मुंह में पचे हुए भोजन को
बोलस कहते हैं और पेट में पचे हुए भोजन को कायम कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।